एवरीवन, दिस इज श्वेता पांडे। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज का हमारा सेशन बहुत इंटरेस्टिंग है और आप लोग ये सेशन, इससे पहले एक वीडियो और है इस सेशन से रिलेटेड, तो अगर आपने देख ली है तो आप लोग को पता होगा कि हम क्या करने वाले हैं। देखो, आज का हमारा सेशन तो वही है क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का। आप चैप्टर नंबर 2 भी देख रहे हैं, न्यू सेंटर्स ऑफ पावर, बट इसका माइंड मैप हम इसमें पढ़ने वाले हैं। माइंड मैप कुछ इस तरीके से होगा कि देखो, सबसे पहले वन शॉट रिवीजन किया, उसमें हमने हर एक पॉइंट को काफ़ी अच्छे से डिटेल में पढ़ा। फिर उसके बाद हमने सुपर क्विक रिवीजन भी किया, जिसमें हमने काफ़ी कोशिश की कि कॉन्सेप्ट्स पूरे क्लियर हो जाएं और काफ़ी सारी चीज़ें आपको याद हो जाएं। अब माइंड मैप में हम इसी पूरे चैप्टर को एक स्लाइड पर लेकर आए हैं, देखेंगे। अभी तो मैं दिख रही हूँ आपको, अभी हम माइंड मैप भी देखेंगे और आपको ये चैप्टर अभी कंप्लीट करवा देंगे एक स्लाइड पर। तो आप ये कहेंगे कि मैम क्या इतना सा काफ़ी है? तो बहुत ज़्यादा है, मोर देन इनफ है, क्योंकि यहाँ पर हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक फैक्ट और जो पूछा जा सकता है, आपको देखो ये पता होगा कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है। या तो कुछ फैक्ट्स पूछेंगे आपसे, या आपसे कुछ फीचर्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, इसका रीज़न क्या हुआ, इसका रीज़न क्या था, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे। तो ये लगभग 2-2, 3 दिन आपको हर एक पॉइंट के, हर एक टॉपिक के क्लियर होने चाहिए। वही चीज़ हम यहाँ पर करेंगे। और देखो, सबसे पहले स्टार्टिंग में हम माइंड मैप देखेंगे और अगर थोड़ा सा इसी चीज़ को अभी हम आगे बढ़ा के एक एक पॉइंट को और अच्छे से पढ़ लेंगे ताकि रिवाइज हो जाए, आपको याद हो जाए। मेरा अभी का कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि आपको समझ में आ जाए, समझ तो आपको सब कुछ आ चुका है। अभी मेरा मेन फोकस ये है कि आपको समझ में आने के साथ साथ याद हो जाए पॉइंट्स, ताकि एग्ज़ाम के पहले आपको ये सेटिस्फेक्शन हो कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया है और अच्छे से पढ़ लिया है। ठीक, तो स्टार्ट करेंगे। और न्यू सेंटर्स ऑफ पावर की अगर हम टॉपिक देखें तो हमें दिया गया है यूरोपियन यूनियन, इंडिया चाइना रिलेशंस, ब्रिक्स, सार्क, आसियान। ठीक, ये टॉपिक्स हैं हमारे, इन्हीं को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यूरोपियन यूनियन की बात करेंगे। यूरोपियन यूनियन को उससे पहले हम देखते हैं यूरोपियन इंटीग्रेशन की तरह। ठीक, हम सभी जानते हैं इसको काफ़ी कुछ हेल्प मिली कोल्ड वॉर से। तो सबसे पहला पॉइंट ये लिखा गया है कि यूरोपियन इंटीग्रेशन आफ्टर 1945, ये ईयर याद रखना। 1945 के बाद इसे किसे एक सपोर्ट या किससे ज़्यादा हेल्प मिल रही थी? कोल्ड वॉर से। फर्स्ट पॉइंट यूरोपियन यूनियन का ये याद रखना है। उसके बाद लिखा गया है जैसे ही कॉलेप्स होता है सोवियत ब्लॉक का, जैसे ही डिसइंटीग्रेशन होता है या सोवियत ब्लॉक बिखर जाता है, यूरोप को और ज़्यादा फास्ट ट्रैक पर ले आती है ये चीज़, और इसका रिजल्ट आता है यूरोपियन यूनियन का इस्टेब्लिशमेंट 1992 में। ठीक, तो ईयू का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? 1992 में, सोवियत ब्लॉक के कोलैप्स के बाद ये सुपर फास्ट ट्रैक पर आ जाता है। बट इसे हेल्प कोल्ड वॉर से कब के थ्रू, मतलब एक सपोर्ट कब से मिल रहा था? तो 1945 से। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमको याद रखने हैं। उसके बाद ईयू की अगर हम बात करें तो ईयू वर्ल्ड की लार्जेस्ट या बिगेस्ट इकोनॉमी है विद अ जीडीपी ऑफ मोर देन 12 ट्रिलियन इन 2005। जैसे हम देखते हैं कि हर चीज़ में ईयू कहीं ना कहीं तक यूएस के बाद जस्ट ईयू ही आता है। तो 2005 का ये डेटा दिया गया है और ईयू की कंबाइंड फोर्सेस, मतलब कि जितनी भी कंट्रीज ईयू में हैं, इसकी कंबाइंड फोर्सेस हम देखते हैं तो ये सेकंड लार्जेस्ट है वर्ल्ड में। ठीक, अदर डेटा हम नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ ईयू ही देख रहे हैं। तो ये इतनी सी कहानी है ईयू के बारे में। अब इंडिया चाइना रिलेशंस पर हम आ जाते हैं। वैसे तो इंडिया चाइना हमने और भी टॉपिक्स में पढ़ा हुआ है, अदर नेशंस के जब रिलेशंस देखते हैं, बट यहाँ पर अगर देखें तो इंडिपेंडेंस के बाद दोनों ही स्टेट्स एक डिफरेंसेस में आते हैं, कन्फ्लिक्ट्स में आते हैं, और वो कन्फ्लिक्ट था चाइनीज टेक ओवर ऑफ तिब्बत इन 1950। ये ध्यान रखना अच्छे से। चाइना और इंडिया में बॉर्डर कन्फ्लिक्ट कब आए? अगर क्वेश्चन आ जाए सबसे पहले कन्फ्लिक्ट कब अराइज हुए, तो तिब्बत के कारण 1950 में, और उसके बाद बॉर्डर कन्फ्लिक्ट का ईयर क्या था? 1962। उसके बाद हम देखते हैं कि राजीव गांधी जी चाइना जाते हैं। कब गए? दिसंबर 1988 में। और ये एक तरीके से इंडिया चाइना रिलेशंस को इम्प्रूव करने के लिए अपने एफर्ट्स लगाते हैं। ठीक, तो ये है इंडिया चाइना रिलेशंस। नेक्स्ट हम आते हैं ब्रिक्स पे। तो ब्रिक्स काफ़ी इजी है। देखो, ब्रिक्स का फुल फॉर्म आप सभी को पता होगा, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ये 5 इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं वर्ल्ड की, इसलिए ब्रिक्स बना। ठीक, ये टर्म किसने दिया था? तो जिम ओनील ने। ये कौन थे? तो ये चेयरमैन थे गोल्डमैन के इन 2001। कब फाउंड किया गया ब्रिक्स? तो 2006 में।
अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान जो रखनी है ब्रिक्स के बारे में, तो वो है ब्रिक। जब 2006 में फाइंड किया गया तो ये ब्रिक था, तो ये एस कहाँ से लगा, तो इसकी भी कहानी हम पढ़ रहे हैं। देखो उसके बाद ब्रिक का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, तो मेंबर नेशंस के बीच में कोऑपरेशन, डेवलपमेंट के लिए, फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए और बहुत से प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। और 2009 में साउथ अफ्रीका इसमें आ जाता है और ये जो ब्रिक है ये हो जाता है ब्रिक्स। ठीक, क्लियर हुआ। अब इसकी समिट कब हुई है, ये सारी चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट वैसे है नहीं यहाँ पर ब्रिक्स को लेके, क्योंकि हम जानते हैं कि जिस हिसाब से इनका एक्रोनिम है उसी बेसिस पर ब्रिक्स की मीटिंग्स भी होती हैं। ये हमने सुपर क्विक रिवीजन में पढ़ा हुआ है। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ब्रिक्स का। एक चीज़ याद रखना, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें एक चीज़ कॉमन है कि इनके अगर हम ऑब्जेक्टिव्स पे फोकस करते हैं तो लगभग कुछ ना कुछ सेम जाते हैं। कुछ इस जैसे इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं तो थोड़ा सा डिफरेंस इस बेसिस पर आएगा। सार्क हम देखें रीजनल है, क्षेत्रीय है, मतलब कि आसपास की कंट्रियों का ही ऑर्गेनाइजेशन है, तो इनका थोड़ा सा उस हिसाब से वेलफेयर की बात करेंगे, पीस सिक्योरिटी की बात करेंगे। ये डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा, बाकी सारी चीज़ें बहुत ही ईजी हैं। तो क्या ऑब्जेक्टिव हो गए ब्रिक्स के, अगर क्वेश्चन आ जाए तो कोऑपरेट बिटवीन मेंबर नेशंस। सेकेंड हमने पढ़ा डेवलपमेंट के लिए वर्क करते हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए, वेरियस प्रोजेक्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए। ये हो गया ब्रिक्स। अब हम आ जाते हैं सार्क पर। तो ब्रिक्स 2006 में, और अगर हम सार्क की बात करें तो सार्क इस्टेब्लिश हुआ 1985 ढाका बांग्लादेश में। ठीक, तो ये फैक्ट है। ये सारे फैक्ट हमने एमसीक्यूज वगैरह भी काफ़ी सारे सॉल्व किए हैं, उनमें ये सारे फैक्ट्स पढ़े हुए हैं। ठीक, तो अभी और ज़्यादा हम ये चाह रहे हैं कि स्पेसिफिकेशन हो आपको कि एग्जैक्ट आपके माइंड में क्या चीज़ आपको लेके जानी है एग्ज़ाम में। ठीक, अब देखो सार्क की बात आती है तो इसका फुल फॉर्म याद रखना, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। फॉर है ये, फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक, रीजनल इंटर गवर्नमेंटल और जियोपॉलिटिकल यूनियन इन स्टेट्स इन साउथ एशिया। एक मिनट, बस इतना याद रखना कि ये क्षेत्रीय है, जो आसपास की कंट्रीज हैं ये इसमें हैं, और जियोपॉलिटिकल यूनियन एक तरीके से जो जियो वर्ड यूज़ कर रहे हैं ना वो इनकी लोकेशन की वजह से यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ आसपास की जो पॉलिटिकल यूनियन स्टेट्स में साउथ एशिया में है ये। इसके मेंबर स्टेट्स की अगर हम बात करें तो देखो टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर देखो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। हम कुछ स्टेट्स और देखते हैं जिसमें हम देखते हैं म्यांमार है, चाइना है। तो चाइना को तो कंसिडर्ड किया ही नहीं जाता है, म्यांमार को कभी कभी यहाँ पर कंसिडर्ड किया जाता है एज अ मेंबर नेशन, अदरवाइज ये 8 टोटल हैं। ठीक, क्लियर हुआ। तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। इसका एम क्या है, तो लोगों के कल्याण का काम करना है इनको यहाँ पर सार्क को। तो वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ साउथ एशिया, जो लिविंग क्वालिटी एक तरीके से क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसे इम्प्रूव करना है, इकोनॉमिक ग्रोथ एसिलरेट करना है, सोशल प्रोग्रेस हो, समाज में विकास हो, एक तरीके से डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, कल्चरल डेवलपमेंट हो रीजन में। ये हो गया सार्क। अब आशियान पर हम आ जाते हैं। तो आशियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, मतलब कि जो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है उनका एसोसिएशन है। और इसमें अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग में 5 मेंबर, मतलब 5 फाउंडिंग मेंबर्स रहे हैं इसके, इसको याद रखना अच्छे से। कब इस्टेब्लिश हुआ, 1967 में। 1967 में आशियान डिक्लेरेशन साइन किया गया था, जिसे बैंकॉक डिक्लेरेशन भी कहते हैं। फाउंडिंग मेंबर्स का अगर आपको ट्रिक याद रखनी है तो ये हो जाएगा IMPST, मतलब कि इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। ठीक, ये हो गया आशियान का। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है वही इकोनॉमिक ग्रोथ एसिलरेट करना, सोशल प्रोग्रेस, कल्चरल डेवलपमेंट। और कैसे, तो इक्वालिटी, समानता रख के और पार्टनरशिप रख के एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छे से वर्क करेंगे। रीजनल पीस और स्टेबिलिटी, क्षेत्र में जो आसपास की कंट्रीज़ हैं उन्हीं में शांति और एक स्टेबिलिटी बनी रहे, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। जस्टिस के लिए वर्क करेंगे। रूल ऑफ लॉ इन द रिलेशनशिप अमंग कंट्रीज, रूल ऑफ लॉ रहेगा, मतलब कि कानून का ही नियम रहेगा, ऐसा कहा जाएगा हर एक कंट्री के लिए। मतलब कि ये कह रहे हैं कि इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। ठीक, और उसके बाद यूनाइटेड नेशंस चार्टर के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो सिद्धांत हैं, उनको फॉलो करेंगे।
तो ये हो गया हमारा न्यू सेंटर्स ऑफ पावर कंप्लीट। इससे रिलेटेड आप थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछ लें तो आप काफ़ी अच्छे से लिख सकते हैं। इसमें अगर कुछ डिफरेंसेस भी पूछ लें, ब्रिक्स, सार्क, आसियान, तो हम इस बेसिस पर लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? अब हम एक एक टॉपिक को जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। यूरोपियन यूनियन 1945 में वॉज एडेड बाय द कोल्ड वॉर। जैसे ही सोवियत ब्लॉक की समाप्ति होती है, एक तरीके से ये बिखर जाता है, भंग हो जाता है, तो यूरोप एक फास्ट ट्रैक पर आ जाता है और रिजल्ट क्या होता है, यूरोपियन यूनियन का एस्टेब्लिशमेंट होता है 1992 में। ठीक, ईयू वर्ल्ड की बिगेस्ट इकोनॉमी है जिसमें हम जीडीपी मोर देन 12 ट्रिलियन देखते हैं 2005 में, और कंबाइंड आर्म फोर्सेस अगर ईयू की देखें तो सेकंड लार्जेस्ट है वर्ल्ड में। ठीक, इंडिया चाइना रिलेशंस में हमने देखा कि सबसे पहले तिब्बत पर 1950 में इनके बीच में डिफरेंसेस आए, फिर 1962 में बॉर्डर कन्फ्लिक्ट हुए। इंपॉर्टेंट डेटा है, राजीव गांधी जी चाइना जाते हैं दिसंबर 1988 में और ये इंडिया चाइना के रिलेशंस को इम्प्रूव करने की एफर्ट्स लगाते हैं। ब्रिक्स, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, 5 इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं ये वर्ल्ड की। ये जो टर्म दिया है वो जिम ओ नील ने 2001 में दिया। 2006 रशिया में इसे फाइंड किया गया। मेन ऑब्जेक्टिव था मेंबर नेशंस के बीच में कोऑपरेट करना, फाइनेंशियल असिस्टेंस देना और प्रोजेक्ट्स, वेरियस प्रोजेक्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करना। ब्रिक्स कब बना? तो 2009 में, जब साउथ अफ्रीका का इंक्लूजन होता है। ठीक, सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये रीजनल इंटर गवर्नमेंटल मतलब कि क्षेत्रीय एक तरीके से जो वहाँ की सरकारें हैं उनका जियोपॉलिटिकल यूनियन है। साउथ एशिया में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका है। लोगों के कल्याण के लिए काम करता है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करता है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो ये कहीं ना कहीं तक इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सीलरेट करता है, समाज में एक तरीके से बढ़ोतरी हो सके, सोशल प्रोग्रेस हो सके और कल्चरल सांस्कृतिक विकास या संस्कृति का विकास हो सके, इस चीज़ पे वर्क करता है सार्क। ठीक, अब आसियान 1967 में बना था। यहाँ पर आसियान डिक्लेरेशन, जिसे हम बैंकॉक डिक्लेरेशन भी कहते हैं, और 5 फाउंडिंग मेंबर्स हैं इसके, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। ठीक, क्लियर हुआ? मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो देखो वही चीज़, इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सीलरेट करना, सोशल प्रोग्रेस, कल्चरल डेवलपमेंट, रीजनल पीस, स्टेबिलिटी, जस्टिस, rule of law in the relationship among countries in the region and adherence to the principles of the UN Charter। देखो यहाँ पर अगर मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताऊँ जो आपको एग्जाम तक लेकर जाने हैं, याद रख के जाने हैं, तो एक है इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस, हर एक चीज़ में आप इसको यूज़ कर सकते हो। मान लो कुछ क्वेश्चन हो जाते हैं ऐसे कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो उस केस की भी मैं आपको कंडीशन मतलब उस टाइम पे भी बता दूं कि अगर आपके पास ये कुछ वर्ड्स हैं तो आप आंसर को काफ़ी अच्छे से लिख सकते हैं और मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। टू प्रमोट रीजनल पीस, ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए यूज़ कर सकते हो। स्टेबिलिटी, रिस्पेक्ट फॉर जस्टिस, रूल ऑफ लॉ, और एक याद रखना ये जो यूएन चार्टर के प्रिंसिपल्स हैं ये कहीं ना कहीं तक बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस फॉलो करते हैं। ठीक, क्लियर हुआ? तो काफ़ी हौच पौच हो चुका है। यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और इसी के साथ ये जो हमारा टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट नहीं था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट माइंड मैप के साथ मिलेंगे और पूरी कोशिश रहेगी कि एग्जाम के पहले ये आपके सारे माइंड मैप्स कंप्लीट हो जाएं। और इससे ज़्यादा वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हो। और अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है, जो मैंने पढ़ाया समझ आया है, तो आप हमारे चैनल स्टेप अप अकेडमी को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।